नमस्कार, मैं हूं श्रुति शर्मा और आपको बता दें कि आईआईटी में पढ़ने का सपना अब महंगा हो गया है। जी हां, आईआईटी में पढ़ने वाले छात्रों की जेब पर फीस की मार पड़ने वाली है। नए सत्र में पहले की तुलना में 2 गुना से ज्यादा फीस देनी होगी। हालांकि गरीबों के लिए आईआईटी की फीस माफ की गई है। आईआईटी काउंसिल की सिफारिश पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आईआईटी की सालाना फीस 90,000 से बढ़ाकर 2 लाख करने का फैसला किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ही आईआईटी काउंसिल की अध्यक्ष हैं। हालांकि एससी, एसटी, दिव्यांगों और बीपीएल छात्रों के लिए राहत का भी ऐलान किया गया है। 1 लाख से कम आय वाले एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग छात्रों की पूरी फीस माफ होगी। 5 लाख से कम की सालाना आमदनी वाले परिवार के छात्र की 2/3 फीस माफ होगी। सालाना आमदनी 5 लाख से कम है तो उनकी फीस 66% तक माफ रहेगी। Now the entire burden of other categories has come to the general students. I think this is a bad decision by the government. Of course, it's not fair. It's because it's a government institute. And its cost is totally expensive. स्टूडेंट के फेवर में ही किया गया है, तो फीस बढ़ाने से मतलब इतना वो नहीं पड़ेगा फर्क, क्योंकि गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। आईआईटी ने इससे पहले 1998, 2008 और 2013 में फीस बढ़ाने का ऐलान किया था। 2008 में आईआईटी ने अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए फीस 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी थी। 2013 में आईआईटी की फीस 50,000 से बढ़ाकर 90,000 कर दी गई थी। और छात्रों का क्या कहना है बढ़े हुई फीस पर, आपको ये भी सुना देते हैं। Of course, it's not fair. It's because it's a government institute, and its cost is totally expensive. स्टूडेंट के फेवर में ही किया गया है, तो फीस बढ़ाने से मतलब इतना वो नहीं पड़ेगा फर्क, क्योंकि गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, तो उससे कंपनसेट हो जाएगा कैश। I'm actually quite disappointed that the fees has been increased for the general students because already we are paying more than the other categories. And now the entire burden of other categories has come to the general students. तो आपने देखा कि क्या रिएक्शन था छात्रों का। हमारे साथ मौजूद है प्रमोद माहेश्वरी, जो कि चेयरमैन है करियर पॉइंट के। प्रमोद जी, स्वागत है आपका इस शो पर। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, ये जो फी हाइक हुई है आईआईटी की, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? जो फीस हाइक करा है आईआईटी का, इसमें मेरे दोनों साइड पे व्यूज है, परंतु मुझे लगता है कि काफी जुडिशियस तरीके से फीस को बढ़ाया गया, क्योंकि जो गरीब तबके के स्टूडेंट्स हैं उनको अभी भी 2/3 उसमें रिबेट मिल रहा है। तो जो लोग, मुझे लगता है कि हमारे देश में एक ऐसी आदत पड़ गई है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो वहां पे हमें फ्री में शिक्षा मिलनी चाहिए, परंतु उसकी भी कॉस्ट है, और एटलीस्ट जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो फी दें। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रयास किया गया और जो ये सिस्टम लाया गया है, ये फेयर है। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो फी दे, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने छूट दी हुई उसमें 2/3 की। ये बिल्कुल सही डिसीजन मुझे तो लगता है। मेरे ओपिनियन में ये करेक्ट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में लोगों को ये आदत है कि गवर्नमेंट का कोई भी काम है तो हमें फ्री में मिलना चाहिए, परंतु हम ना तो टैक्स देना चाहते हैं ना फीस देना चाहते हैं। तो इस तरह से तो फिर सरकार कहाँ तक अफोर्ड करेगी, कहाँ तक लोगों को शिक्षा देगी गरीबों के लिए उसमें। जी, आप अगर मैं बात करूं आईआईटी की, इट्स वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेजेस ऑफ इंडिया, और स्टूडेंट्स जो होते हैं पहले से ही स्ट्रेस में होते हैं। उनके पास काफी उनके ऊपर प्रेशर होता है परफॉर्मेंस का, क्योंकि ऑफ कोर्स देयर इन आईआईटी व्हिच इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेजेस ऑफ इंडिया, उसमें ये फी हाइक अब कर दी गई है, तो एक तरह से डबल प्रेशर नहीं होगा? आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स के लिए? बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, आईआईटी में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके करियर प्रोस्पेक्ट्स काफी ब्राइट होते हैं, और उन स्टूडेंट्स को फाइनेंस मिलना बहुत ज्यादा आसान होता है, एजुकेशन लोन मिलना बहुत ज्यादा आसान होता है। और जैसे कि आपने अभी शो में पहले बोला भी था, मैंने भी बताया कि गरीब बच्चों के लिए तो फीस में रिबेट है, तो जो लास्ट ईयर 90,000 लग रहे थे उससे भी कम लगेगी। अगर 2 लाख को 2/3 हम कम करते हैं तो 66,000 ही रह जाएगी। तो फीस एक तरह से उनके लिए तो कम कर दी गई है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई स्ट्रेस लेने की आवश्यकता है। वैसे भी अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा ब्रेन ड्रेन हमारे यहाँ से होता है। इन बच्चों की पढ़ाई के लिए, आईआईटी के बच्चों की पढ़ाई के लिए इतना खर्चा किया जाता है, और ये बाद में इंडिया से बाहर जाकर बाहर के देशों में सर्विस देते हैं। मैं खुद आईआईटी से ग्रेजुएट हूँ, और मेरे खुद के 60% फ्रेंड्स जो हैं इंडिया से बाहर काम करते हैं। तो गवर्नमेंट उनके लिए क्यों अफोर्ड करे, क्यों उसके लिए खर्चा किया जाए? या तो वो बॉन्ड भर दे कि हम इंडिया में काम करेंगे और इंडिया को आगे तरक्की देंगे, तो उसको सब्सिडाइज करा जाए। अगर उनको बाहर जाना है तो उसके लिए क्यों खर्चा किया जाए?
जी बिल्कुल। ये तो फेयर नहीं है। जी प्रमोद माहेश्वरी हमारे साथ जुड़े थे, चेयरमैन करियर पॉइंट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एफडीआई की 100% हिस्सेदारी ई कॉमर्स में, इसी पर रिटेलर्स एसोसिएशन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आपको सीधा वहीं ले चलते हैं। Permitted, according to our interpretation, it is not. Also, everybody has their own private labels. Again, how can you have your own private label and claim that you are only a marketplace? So there is very clear violation of the spirit of the law, the letter of the law. As Pranabji said earlier, yes, perhaps there was some confusion, some grey areas earlier, but today the clarification has been received. How are we going to change and make sure that the compliance of the law is followed by all the companies? I think that's the point that I would like to ask. Yeah, look. Thanks. I think let me just pick up a point on pricing. There has been a lot of excitement about the predatory pricing, but with all that excitement, we've seen that the value chain has been completely eroded, and it's not good for the customers, it's not good for the retailers, it's not good for the brands. We've seen some serious commoditization. Consumers wait and watch. Brands come at a price. They will obviously get deep discounted. I think this phenomenon where products got sold at a price lower than they were being acquired or being purchased, in long run is not good, because at some point of time, no retailer or no business entity can sort of continue to support such pricing. From a level playing field perspective, another point I think that is of concern is that most of the marketplaces have sort of built their own wallets, and while the guidelines are around not to influence price directly or indirectly, but what role will the wallets play in terms of pricing is something yet to be seen. I mean, as a retailer, when I sort of get into the stores and talk to the boys, a constant feedback is that the customer whips out a mobile phone, data is easily accessible, the price is easily known, and the whole concept of showrooming, where you walk into a retail and look at a product and then look at a price and walk out, because the price at which a product is available lower than the price at which is accessible to me is just unfair. And let me just quickly cover one more point. Brands increasingly want price discipline, and therefore if you're operating in real world, retailers like me, brands have the ability to stop supplies, but when you're operating on sort of a marketplace model, brands do not have any control, and therefore prices go kind of unchecked and no action can be taken. So what I think we are really keen to see is that in spirit, how the pricing discipline is sort of implemented, and wallets do not play a role in terms of an unfair pricing to the customer. Kishore? आपने देखा कि एक ही मंच पर बड़े स्टोर रिटेलर्स मौजूद थे। फ्यूचर ग्रुप शॉप स्टॉप के हेड शामिल थे, और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया बताई कि अब एफटीआई जो है, अब सीधा चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। should not be done with foreign money. But now we see that even in food retail, we are seeing openly, even after the policy has come, that model of inventory based is still done by players. And if you look at all the players today as a marketplace, I don't think so anyone is currently adhering to any norms of the clarification which has been made. I think this is a very, very serious concern. This is a contravention of laws of the country, and it's not at all a level playing field. And it's high time that this gets implemented. Otherwise, only announcement of a policy doesn't make any sense. For us, I think a lot of people believe that the definition of the place, marketplace, inventory-based model, I think that has been defined by the Association of the E-commerce people themselves. We have defined as a retailer association what is retail for us, and we wanted a single definition on retail. In fact, they have gone further and defined marketplace and inventory-based model, which is now becoming a challenge for themselves. So it's now important that what definition they have given, and they have given and discussed with the government, and they implement it in spirit and in letter both. According to me personally, if you ask me, most of the major players, look at Amazon, he's talking about apni dukaan. Where is the dukaan in marketplace? How can they call themselves as a retailer? And if you look at Flipkart, I think everybody is contravening law. Big Basket is 100% illegal as we speak, and they are still operating. I think within the next 2 days or 3 days of the policy coming in, I saw a full page ad of Big Basket. I don't understand how can a foreign retailer
do a business in this country, and wherein we are not allowed to do business, or any other foreign retailer is not allowed to do business in physical form. Thank you very much. We'll open the house for question and answer, and please raise your question, and then probably I'll direct you to the right person to answer the question for you. Yes, please. Go ahead. Can we have the mics moving around? Take some mics. Take some mics from here also. Come on, give the mic yourself. Yeah. This is अनुराग from The Business, sir. हम इस पूरे मुद्दे के दौरान हमने बहुत सारे ई-कॉमर्स प्लेयर से भी बात करी, वेंचर कैपिटलिस्ट से भी बात करी, तो उन सबका कहना है यार ज्ञानी जी हर दूसरे दिन या लंबे टाइम से एक बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी तो बिग बाजार में 1 रुपये किलो प्याज बेचा है, उनको उस समय लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी क्या? वैसा शॉपर्स स्टॉप में भी ई कॉमर्स वाले कह रहे हैं कि एक ही प्रोडक्ट है जो एक ही वेंडर से जिसका 50% उन्हीं का प्रोडक्ट है। तो और सर ये मेन मुद्दा ये हो रहा है कि इस जो नोटिफिकेशन है इसी में कुछ फ्लॉज है, जिसमें जैसे गुड्स एंड सर्विसेज, तो सर्विसेज जो हैं वो इंडिया के अंदर जो रेगुलेटेड है उन पे ही किया जा सकता है। तो सारे अभी प्लेयर्स कह रहे हैं कि हम को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर सकते हैं, तो आपकी अभी सरकार से क्या मांग है कि इसको इम्प्लीमेंट कराया जाए या फिर एक नया नोटिफिकेशन कुछ ज्यादा क्लैरिटी के साथ लाया जाए? Kishore has taken your name and then. First of all, as a policy of the company, Future Group, we don't sell anything below the cost price. So let me make it very, very clear to you. So ये हमने कभी भी नहीं किया है, and I believe that most of the countries in the world have a policy that nobody can sell below cost price, and I believe that law should come in India also. कभी लेकिन आपने 1 रुपया किलो हमने कभी 1 रुपया किलो प्याज नहीं बेचा है. So I think it's a wrong assumption. बिग बाजार लगता हमेशा सस्ता है, but below cost price हम लोग नहीं बेचते. No, I think it's not about Big Bazaar selling onions at 1 rupee, in my view. It is about laws of the land. If the government said Big Bazaar should not sell onion at 1 rupee, then he should not sell. But the law is saying that you cannot bring FDI into multi-brand retailing. And it is there. Blatant violation. It's as simple as that. There's no confusion. After, if it's allowed both for online and offline, then it's a complete freedom is there. Then we can also access funds. That's the issue that we are all raising. Anurag, let me clarify. We have no supplier who has ever crossed more than 10% of sale. So you can listen to their bayan, but if they are used to giving wrong bayans, I can't help it. I also actually would want to clarify this. Even if it is 50% their own, it doesn't matter, because that could be companies which has got private label. मुद्दा तो सिर्फ FDI का है ना. If they have flouted the FDI norm of this country and created a non-level playing field, it's a different thing. हम 10 रुपया में खरीदे 2 रुपया में बेचे, वो तो अच्छा है ना कस्टमर के लिए, तो क्यों तकलीफ लें उसमें? लेकिन अगर फॉरेन मनी लेकर के हमने एक खेल खेला है तो गलत है, और वहां पर गवर्नमेंट हैज टू टेक एक्शन. Hello, I would like panel to highlight the taxation flaws or wrong things which e-commerce is doing, to highlight those things. State taxations, octroys, or Rakesh. Even in certain cases, import duties, certain things are like that. So there are several such complaints which have come to the government, and I will ask Alok to share in terms of what is happening in the mobile space. But I think one of the biggest things which is happening is the fact that there's a lot of interstate transactions which are taking place. And in that transaction, many of these unregistered sellers or sellers who are not complying seem to be failing to deposit the taxes, right? And because it's an interstate, there's no reconciliation which is happening. And I think if you hear the voice of the states, and it's not our voice, but if you hear the voice of the states, many of them have complained that they don't seem to be getting enough tax revenues out of the so-called e-commerce business that is taking place. Some of the states have gone ahead and have taken off different types of mechanisms to control the flow. Just recently, just last week, Gujarat has come up with an e-commerce based taxation. It's clearly these taxations are coming because there is not enough revenues which are coming to the state. So there is clearly a certain set of violation which is happening out there.
And I think this needs to stop, and unless there is an interstate trail which is available. And then there is things related to, Alok, if you want to share on the differential tax rates. Actually, the maths is very simple. The highest taxation is 15.5% and the lowest tax is 5%. So if you buy in state A, you pay 15.5. You sell in state A, you say 15.5 and 5. You buy in a high VAT state and move the goods to a low VAT state. So 15.5 minus 5 is 10.5. You do a CST sale, that is 2%, you're down to 8.5. There's a 1% that the government charges you as sort of a reversal tax. You're down to 7%. 1.5% is logistics cost. So we create what we call as a net tax arbitrage of 5 or 6%, and that goes back into predatory pricing again. So I mean, the maths is very simple. It's not very complicated. But I think while one of the marketplace moved against the government itself, and opposed it, and the High Court sort of gave a stay order. But even if you look at the US kind of a regulation, where Amazon is known to have flouted the laws for several years, and over the years, every single state in the US came up with new laws and have sort of blocked it and ensured the fact that Amazon doesn't have that tax benefit, right? Because in the US, it's a selling price plus taxes, and Amazon never paid the tax, claiming the fact that it's doing an interstate sale, and had flouted. But every single state in the US, I think except for 4 or 5 of them now, actually have the law in place. But for several years it has gone by. And it's quite well. तो फ्यूचर ग्रुप के चेयरमैन किशोर बियानी के साथ बाकी रिटेलर्स बड़े दिग्गज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। बिग बास्केट को उन्होंने पूरी तरह से अवैध बताया। एफडीआई नॉर्म्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है ऐसा बताया गया। नए नॉर्म्स पर अभी तक पालन नहीं हो रहा ये बोला गया है। सिर्फ पॉलिसी बनाने से फर्क नहीं पड़ेगा और थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा सरकार को। ई कॉमर्स में 100% एफडीआई पर रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो फिलहाल हम आपको दिखा रहे थे। और 17 बैंकों के कंसोर्शियम ने विजय माल्या के लोन सेटलमेंट ऑफर को ठुकरा दिया है। माल्या ने बैंकों के करीब 9,000 करोड़ रुपए के कर्ज के एवज में 4,000 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया था। एसबीआई की अगुवाई वाली बैंकों की कंसोर्शियम ने आज सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी। बैंकों ने कहा कि माल्या के ऑफर का कोई मतलब नहीं है और उन्हें देश में आकर दिखाना चाहिए कि वो कर्ज चुकाने को लेकर बिल्कुल गंभीर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माल्या का आदेश दिया तो बताएं कि वो कोर्ट के पास कितनी रकम जमा करा सकते हैं जिसे साबित हो कि वो सेटलमेंट के लिए इच्छुक हैं। विजय माल्या को इस बारे में 21 अप्रैल को जवाब देना है। साथ ही कोर्ट ने माल्या को अपनी पत्नी और बच्चों की संपत्ति का ब्यौरा देने का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने माल्या से कोर्ट में पेश होने की तारीख भी पूछी। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब 26 अप्रैल को होगी। और वहीं विजय माल्या मामले पर बोलते हुए वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि बैंक्स डिफॉल्टर्स से बकाया रकम वापस लाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सिन्हा के मुताबिक बकाया पैसा वापस लाने के लिए बैंक्स डिफॉल्टर्स के साथ बातचीत का रास्ता भी अपना रहे हैं। बैंकों की कोशिश है कि डिफॉल्टर्स का पैसा सुरक्षित रखा जाए। Banks are following due process of law. They are ensuring that we pursue every avenue possible for bringing all willful defaulters to the negotiating table and to be able to seize assets as required so that depositor money and taxpayer money which is at stake in these situations is fully protected to the best extent possible. और टाटा स्टील के यूके कारोबार को खरीदने के लिए 3 कंपनियां दौड़ में शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक लिबर्टी हाउस ने टाटा स्टील के स्कॉटलैंड प्लांट को खरीदने की इच्छा जताई है। टाटा स्टील को कारोबार बेचने में 3 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। इसके अलावा ग्रेबुल भी टाटा स्टील का यूके कारोबार खरीद सकती है। वहीं जर्मनी की थाइसनक्रुप भी टाटा स्टील का यूके कारोबार खरीदने की दौड़ में शामिल है। आपको बता दें कि कल ब्रिटेन के बिजनेस सेक्रेटरी साजिद जावेद ने टाटा स्टील के चेयरमैन साइरस मिस्त्री से मुंबई में मुलाकात भी की थी।
और पनामा लीक्स की खबरों के बीच सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री थर्मन शनमुगरत्नम ने कहा है कि उनका देश किसी को भी ऐसे मामले में पनाह नहीं देता है और ना ही किसी का बचाव करता है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार काले धन से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की छानबीन के लिए तैयार है। Singapore is totally open to scrutiny. We are not some shady offshore center with coconut palms. We're totally open to scrutiny. And I would say we should scrutinize every jurisdiction in the world, including, by the way, states within the United States. Everyone should be open to scrutiny. We do not protect any holy cows in Singapore. Let me make that quite clear. और बात अब पीएससीएल मामले की, जहां सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में पीएससीएल चेयरमैन निर्मल सिंह भांग, उनकी बेटी और दामाद को आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा पीएससीएल के 4 डायरेक्टर्स के नाम भी आरोपी के रूप में शामिल हैं। पीएससीएल के चेयरमैन पर निर्मल सिंह भूंग पर लगभग 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया है। पॉल ग्रुप के मामले में सीबीआई ने आज 30,000 कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें सीबीआई ने जो इनके 4 डायरेक्टर हैं, 4 डायरेक्टर के साथ साथ इनकी बेटी और इनके दामाद को भी आरोपी बनाया है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो सीबीआई ने दाखिल किया है चार्जशीट, आपके ऊपर कई आरोप हैं सर, अभी भी आप कलेक्शन कर रहे हो पैसे से। कुल मिलाकर निर्मल सिंह भंगू इस मामले में अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है, सीबीआई की चार्जशीट में कई चीजें सामने आई हैं कि किस तरीके से इन्होंने निवेशकों को ठगा है। क्योंकि एक जो इनके पास, सर आपसे भी जानना चाहेंगे, सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है, कोई भी आरोपी इस मामले में कुछ भी नहीं बोलने से बच रहे हैं, लेकिन साफ है सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है, अब देखना होगा उस चार्जशीट से क्या निवेशकों के पैसे जो मिलने की उम्मीद है वो बरकरार रह पाती है, या फिर चार्जशीट में जो कमियां हम लगातार कह रहे थे उन कमियों से उनके पैसे मिलने में मुश्किल सामने आएगी। संतोष कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस।